नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जेना फैमिली की तरफ से एक बहुत मशहूर और काबिल अ, वकील आई हैं। उनका नाम है बबीता चौधरी। बबीता चौधरी प्रैक्टिस करती हैं पूर्णिया की, तो पूर्णिया की रहने वाली हैं। और सुबह जब हमारी बात हुई थी फोन पे, तो दोनों हम लोग बहुत खुश हो गए थे एक दूसरे से बात करके। हाँ, ऐसा। अली भाई, जी। जस्ट अली भाई, जस्ट 1 सेकेंड इंटरजेक्शन। अपने बोलने के ऑडियो लेवल को थोड़ा बढ़ाइए, बहुत धीमा आ अच्छा, रहा है। अच्छा, अच्छा। अब ठीक है। आ, हम लोग की बात हो रही थी आज बबीता जी के साथ पूर्णिया में। तो ऐसा लगा जैसे बबीता जी और हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब ये एक खूबी है सब में। और ऐसा लगा कि बहुत फ्रेंडली और बहुत नेचर की अच्छी हैं, डिस्पाइट बीइंग अ लॉयर। और वकालत, क्योंकि हर वकील हर एक चीज बारीकी से देखते हैं। मगर ये इस चीज का मैं सलाम करता हूँ बबीता जी को और उनके व्यवहार को कि आपने हमारा रिक्वेस्ट मान लिया। आपकी इतनी सारी अपॉइंटमेंट से और आज आप जेना फैमिली के प्लेटफॉर्म पे आके उपस्थित हो गई हैं और आप अपने दोस्तों को भी लाई हैं। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब मैं बबीता जी को के हाथ में माइक देता हूँ और बबीता जी कुछ अपनी जिंदगी के सफर बताएंगी, शुरुआत से। कैसे वो वकालत में आई और कैसे उनके कुछ केसेस हुए जो उनको सबसे बेहतरीन केसेस थे। तो प्लीज बबीता जी आप आ जाइए। अभी अभी आपकी गुड आपका। इवनिंग अली भाई। सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम एंड सलाम। गुड इवनिंग टू ऑल आवर लिसनर्स एंड मेरे जितने दोस्त हैं, सारे मेरे व्यूअर्स, और जो भी अभी मेरे साथ जुड़े हों या जो न जुड़े हों, दिल से जुड़े हों, सबको मेरा सलाम, मेरा प्रणाम है। मैं अभी बहुत हड़बड़ी में आके मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि जैसे सुबह में अली भाई आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि हमारे यहाँ एक लर्नेड एडवोकेट पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बार के प्रैक्टिशनर जी। थे। जी। उनकी डेथ हो गई, तो उनके वजह से हम लोगों को कंडोलेंस में जाना था। जी। तो जी। अरे यहाँ एक रिवाज है कि जो एडवोकेट प्रैक्टिशनर होते हैं उनका दो तरह से कंडोलेंस होता है ऑफिशियली। एक बार एसोसिएशन की ओर से होता है और एक जजशिप की ओर से। जी। 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 तो जो बार एसोसिएशन की ओर से होता है वो लंच आवर में होता है, और जो जजशिप की ओर से होता है हम्म। वो होता है हमारा 4 बजे। तो हम लोगों को वहां जाना और वहां से फिर घर तक आना था। लेकिन मैं आज की बात पहले बता दूं, आपका आदेश हुआ अली भाई कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं। तो पहले हम्म। 2 मिनट में आज क्यों आप लोगों के साथ ठीक तरीके से नहीं लिंकअप हो पा रही हूँ वो बता देती हूँ। हम्म। तो 4 बजे हमारा कंडोलेंस था, उससे पहले हमें पता चला कि जैसा कि मैं काम कर रही हूँ एडवोकेसी, वो तो स्टिल 95 से मैंने पूर्णिया बार ज्वाइन किया है एज एन एडवोकेट ओनली। उससे पहले मैं पूर्णिया FMLRS में, पूर्णिया रेडियो स्टेशन में अनाउंसर कम कंपेयर हुआ करती थी, जो मेरा साइड जॉब था उस समय मेरा चल रहा था। मैंने इकोनॉमिक्स से MA किया, और साथ में मेरी यूपीएससी की तैयारी वगैरह चल रही थी। हम्म। तो यूपीएससी ऑब्वियसली बिहार के लिए और पूर्णिया के लिए बड़ा टफ टास्क होता था मेरे हम्म। जमाने में। हम्म। अभी भी वो बहुत ही मेहनत की चीज है। तो हम लोगों को यहाँ पे कोई तैयारी की व्यवस्था नहीं होती थी, तो दिल्ली जाना पड़ता था, आकाश में, वैद्या में, कहीं पे भी जाके कुछ ना कुछ क्लासेस यू हैव टू ज्वाइन। तो वो उस चक्कर में मुझे ऐसा लगता था कि क्यों ना अपने से अर्न करूं और अपने से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाऊं, क्योंकि मैं एक जमींदार परिवार से हूँ और मेरे फादर भी एडवोकेट थे। वो 52 से ही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बार में ही प्रैक्टिशनर थे, और हम्म। साथ में वो फ्रीडम फाइटर भी थे। हम्म। मेरी मम्मी भी फ्रीडम फाइटर थी। तो फ्रीडम फाइटर फैमिली की एक कहिए कि एक आर्थिक स्थिति जो होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों ने अंग्रेज से लड़ते हुए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया होता है। हम्म। तो जब वो जिंदा बच गए, या तो उन्होंने शहादत दी, या वो जिंदा बच गए, तो बच्चों के लिए बहुत कुछ वो कर नहीं पाए थे। वो वक्त हुआ करता था 47 में, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बैच था। उसमें मेरे फादर ने भी MA किया था इकोनॉमिक्स से। हालांकि उनका ऑनर्स था इंग्लिश, लेकिन अंग्रेज उठाकर आए और मैं मिंटो जंक्शन हॉस्टल, जंक्शन जो था मिंटो हॉस्टल और जंक्शन हॉस्टल, दो नामी था उस जमाने में, जैसे मैंने पापा के मुंह से सुना है।
कि बिहार में, तो वहां से सारे बच्चों को उठा के अंग्रेज ले जाते थे और पीट पाट के जेल के अंदर डाल देते थे, सारी पढ़ाई खत्म। तो मेरे फादर का भी इंग्लिश ऑनर्स वो 2 साल डिस्ट्रॉय हो गया जब वो जेल से निकले। 42 मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में उन लोगों ने अंग्रेज के थाने को घेर के जलाया था। पूर्णिया में ही है वो जगह, अभी भी रुपौली धमदाहा ये सब क्षेत्र कहलाता है वो। हम्म, उस चलते वो अरेस्ट भी हो गए थे, गोली भी लगी थी, और काफी दिन बाद निकले। फिर उन्होंने कंटिन्यू किया तो इंग्लिश लिटरेचर में उनको ऑनर्स नहीं दिया वाह। गया। तो वो उसके बाद उन्होंने अपना ऑप्शन किया कि नहीं मैं इकोनॉमिक्स से करूंगा, तो इकोनॉमिक्स से ही उनको डबल ऑनर्स और एमए करने का मौका मिला। फिर उन्होंने एलएलबी किया, उस समय वो बीएल हुआ करता था। हम्म, तो जब वो लॉ करके 52 में एडवोकेसी किए, हम लोग का तो खैर जन्म भी नहीं, सवाल ही नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि या तो अंग्रेज की कोई ऐसी गोली बनी होगी जो मेरे सीने को भेद कर जाएगी, हम्म, या मैं बच जाऊंगा। अगर जीवित बचा तभी मैं शादी करूंगा करूंगा क्योंकि बाद में अगर कुछ हो गया, शहीद हो गया, तो मेरी पत्नी बच्चे क्या करेंगे। और मेरी माँ भी वैसी ही फ्रीडम फाइटर थी। मेरे मामा जी कहलाते थे वैद्यनाथ चौधरी, जो भूदान और स्वराज्य के लिए हाँ, बहुत नामी माने जाते बबीता थे बिहार बबीता के। बबीता जी बबीता, आई एम जी जी। इंटरजेक्टिंग। आप, यस सर। नहीं नहीं, आप खड़े हो, बैठ रहे हो? मैं तो बैठी हुई हूँ सर। हाँ, तो आप अपने सर को थोड़ा नीचे कीजिए, आपका सर कट रहा है। वो एक्चुअली वो झुकाने की आदत नहीं रही है ना सर, झुकाने की, नहीं नहीं, बिकॉज ऑफ आपको झुकाना दैट। नहीं है। आपको झुकाना नहीं है, आपको आप खाली आपको लाइन में बैठने के आना है। पोजीशन को, आप अपने ठीक है बैठने के सर। पोजीशन को थोड़ा नीचे कर लीजिए, हाँ, जी जी। या अभी मैं ठीक या हूँ। फोन को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, हाँ। हम्म। सर मैं अब मेरा लैपटॉप ज्वाइन हो गया है, तो मैं लैपटॉप के सामने आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया था तो वो ठीक नहीं हो रहा हाँ था। ठीक है, अगर लैपटॉप से आप ऐड होइएगा, लॉग इन कर पाइएगा, तो फोन से हम्म। लॉग आउट कर जाइएगा। हाँ, लॉग आउट कर जाएगा नहीं तो फिर वो कुछ कर हो जाएगा। जी जी। अब मैं वहां से लीव हो जाती हूँ। तो बतियाती रही है। अब बबीता का इंस्ट्रक्टर कौन है मालूम है? हाँ, कौन है? आप एक प्यारा सा हाथ देख पा रहे होंगे, उसका बेटा है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसे ही होता है। हाँ, आ गई है। कहाँ बबीता जी आ गई? जी विजिबल हूँ मैं। तो बबीता जी थोड़ा सा लाइन के लिए अपना सर, आपका आपका ऊपर वाला कट रहा है। हम अब पहले तो मोबाइल से लॉग आउट कर लीजिए आप प्लीज। मोबाइल से लॉग आउट कर लीजिए। जी। और अपना थोड़ा सा जो है सर जो है। अभी अभी भी आपका मोबाइल दिख रहा है। अभी ठीक है सर। रही है। हाँ, अब चला गया, अब चला गया। अब आप बिल्कुल सही हैं। अब मैं पोजीशन में हूँ। हाँ, बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल में। हाँ। ठीक है, प्लीज कैरी पता ऑन, सर प्लीज कैरी ऑन। माय मेरे लॉर्ड प्लीज। गॉडफादर, वो अमीन सयानी मेरे गॉडफादर हुआ करते थे। वाह। जब मैंने एलआरएस ज्वाइन किया था, तो जी, उनकी बात हमेशा याद आती थी। अमीन सयानी साहब कहते थे कि मैं तो दौड़ते दौड़ते घुसता था और लाइव जीवंत देता था कार्यक्रम में, सीधे स्टूडियो में चला जाता था। जी, जी, तो जी। उस जमाने हम लोगों को लगता था। आज मेरी वही स्थिति है कि मैं भागते दौड़ते कोर्ट से निकली, गाड़ी से उतरी, कभी लैपटॉप कभी मोबाइल के बीच हूँ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि अब ठीक है। तो अब मैं जी। कहाँ से बता रही थी, मैं अपने फादर के बारे में। हम्म, तो इस वजह से सर आपने कहा कि अपने बारे कुछ बोलूं, जैसे आपने बताया कि शाह जियाउल हक का भी एडवोकेट ज्वाइन किया, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं पूर्णिया में जिनके हम्म, फादर बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे। हम्म, अब वो नहीं है, लेकिन हम लोग उनके सारे बच्चे उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। हम्म। मेरे फादर भी फ्रीडम फाइटर थे, मेरी मम्मी भी फ्रीडम फाइटर थी। अच्छा। और उन लोगों की यही बात थी, उन लोगों के दिमाग में कि जब देश स्वतंत्र होगा तभी शादी करनी है, अन्यथा फैमिली बढ़ाने से कोई देखने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मे भी पॉसिबल कि हम शहीद हो सकते हैं।
तो जब 47 में देश स्वतंत्र हुआ, 48 में मेरे मदर फादर की शादी हुई। क्या वो वाह। दोनों लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया के, अलग अलग जगह के स्वतंत्रता सेनानी थे। छोटी छोटी उम्र में ही वो, मतलब एक स्लोगन ही अगर अंग्रेज के खिलाफ बोलते तो उनको लगता था कि हाँ मेरा जन्म सफल हुआ। वाह। उसकी वजह से हम लोग भी मेरा ये कोई एम नहीं था कि मैं एडवोकेसी करूं। वकालत करना मुझे इसलिए ठीक नहीं लगता था क्योंकि जब से मैंने जन्म के बाद होश संभाला तो मेरे फादर के आसपास इतने क्लाइंट्स होते थे कि लगता था कि जैसे डॉक्टर्स पेशेंट में फंसे होते हैं तो बच्चों को समय नहीं देते हैं, जी जी जी। जस्ट लाइक दैट एडवोकेट भी पेशेंट के तरह से ही अपने क्लाइंट में फंसे होते हैं। और रात में भी पापा के पास जाऊं तो वो मोटी मोटी एआईआर की किताब लेके बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सुबह किसी को फांसी से बचाना, किसी को जमानत दिलानी है, तो रात में भी बच्चों के लिए समय नहीं होता था उनके पास। नहीं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वकालत में जाऊंगी। लेकिन इत्तेफाक है, फैमिली में बहुत सारे परिवर्तन हुए और वो कहते हैं ना कि सर्कमस्टांसेस आर स्ट्रॉन्गर दैन द मैन। तो जी जी परिस्थिति पुरुष से बलवती होती है। मेरा एम था आईपीएस बनना, जस्ट लाइक किरण बेदी मैम की तरह बनना चाहती थी। जी। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन विद इन दैट पीरियड मेरे फादर को पार्किंसन हो गया, पार्टली ब्रेन हैमरेज हो गया। तो वापस घर आके खेती गृहस्थी, हाउ टू अर्न, हाउ टू लिव, वो देखना पड़ गया। जी तो डिग्री मेरे पास थी एलएलबी की, जी तो लगा कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहीं से कुछ करना शुरू करना है। जी और एक प्लेटफॉर्म था फादर का। जी मेरे यहाँ हमारे सीनियर्स बहुत थे। अभी जो शाह जियाउल हक भाई साहब जुड़े थे, उनके पापा जी, मैंने उनके साथ में क्रिमिनल सीखा। इकराम साहब कहा जाता था उनको। फिर और भी बहुत सीनियर्स थे, उनके साथ भी सीखा मैंने। फिर हाई कोर्ट में कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस किया। वहाँ पे रेणुका शर्मा मेरी सीनियर हुआ करती थी, जो बहुत पहले सिंचाई मंत्री थे, महेश बाबू उनकी बेटी। उनके फैमिली में सब एमपीज वगैरह ही हुआ करते थे, तो उनके साथ मैंने सीखा। फिर बीच में पीयूसीएल में मैंने बहुत दिन काम किया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का काम करती है। जी। तो उसमें मैक्सिमम, क्या हो गया बबीता जी, आपका आपका वॉइस चली गई, वॉइस, ऑडियो चला गया। ऑडियो ऑडियो ऑडियो। समाज, ऑडियो। मेरी ऑडियो नहीं आ रही है क्या? हाँ अब आ रही, अब आ रही है। आ रही है। सोशल वेलफेयर करना मुझे मुझे इसलिए अच्छा लगता था सर, क्योंकि मदर फादर के जमाने से मैंने देश के लिए कुछ करने की बात देखी। हम्म, और अपने अंदर भी वो फील किया मैंने कि आनुवांशिकता भी है। और फिर हम्म, जो सराउंडिंग मेरी रही वकालत के क्षेत्र में, तो ज्यादा मैक्सिमम उस जमाने के लोग जो हम्म, सीनियर्स हमारे थे, वो लोग सोसाइटी में एक ये चीज हमेशा करते थे कि हम्म, फी लेके वकालत करना ये बहुत जरूरी नहीं है। हम्म, आपको अपना घर चलाना है तो आप उतना फी कर लीजिए, बाकी जो पुअर पर्सन है, जो नीडी पर्सन है, जिनको आप हेल्प नहीं करेंगे तो शायद वो जस्टिस ना पा सके, लंबी दौड़ में वो रुक जाए, वैसे लोगों को फ्री लीगल एड सबको ही देते थे। चाहे जी इकराम साहब हो, चाहे खान साहब हो, हमारे यहाँ कफील उर रहमान खान बहुत सीनियर जी एडवोकेट हुआ करते थे। जी जी उस तरह के जो भी लोग, तो मुझे भी वो चीज अच्छी लगती थी। अभी भी जना फैमिली का प्लेटफॉर्म हो, या मैं अभी एक नागपुर में हमारा हेड ऑफिस है जो मानवाधिकार के हनन के केसेस देखता है, हम्म, और वो है हमारा, वहाँ मनीष चौहान हमारे हेड हैं। हम्म, उसके अंदर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बिना फी लिए हुए ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का काम करें। हम्म, चाइल्ड प्रोटेक्शन का हो या सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन का काम हो, तो हम लोग एज पॉसिबल एज वो करते हैं। तो वो करना अच्छा लगता है। 50 करीब 50-60 के एज के जो लोग होते हैं, वो लोग तो थोड़ा दौड़ भाग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं, अगर उनको अपनी फैमिली में प्रॉब्लम हो, या बच्चे बाहर सेटल्ड हैं और वो लोग बूढ़े हो गए हैं तो पड़ोसियों से परेशानी होती है, हम्म, ऐसे केसेस में वो मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिजिकली वो लोग उतने फिट नहीं रह जाते हैं हम्म, 60s के बाद, 70s के आसपास। तो हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग उनको एक तो लीगल एड तो प्रोवाइड करें ही करें, हम्म, लेकिन कुछ लोग जाकर उनसे मिले, उनकी बात प्रॉपर चैनल तक पहुंचाएं, और वहां से जो भी उनको, हमेशा जस्टिस की जरूरत नहीं होती है,
हम्म, एड की भी जरूरत होती है। हाँ कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि मेरा कोई काम करने वाला ऐसा हो, और अभी हाँ आप देख रहे होंगे मेट्रो सिटीज में कि जिन पे हाँ। आप यकीन करिए पता चला उन्होंने ही आपके घर में रॉबरी कर ली, उन्होंने ही आपको हाँ, लूट ली। तो ये हम्म, परेशानी भी होती है। तो हाँ हाँ, हमारा यही काम है कि हम प्रोफेशन में एडवोकेट हैं। पोस्टिंग मेरी 2000 में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में वाह। एनजेएम के रूप में हुई। एनजेएम बोले तो नॉन जुडिशियल मेंबर। जी जी जी। नॉन जुडिशियल मेंबर मैंने 16 इयर्स तक काम किया लोक हम्म। अदालत में, नॉन अच्छा। जुडिशियल मेंबर के रूप में लोक जी जी अदालत में। पहले मेरी पोस्टिंग थी परमानेंट लोक अदालत में, फिर मेरी पोस्टिंग हो गई कंटिन्यूअस लोक अदालत में। जी। फिर 2017 में मेरी पोस्टिंग हुई एफडब्ल्यूसी फैमिली वेलफेयर कमेटी में, जी जहाँ की बीच में 498 ए के जो केसेस होते थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता था कि जी ये जी केस एक्सेलरेट करने के लायक है या नहीं है। जी जी उसके बाद ही वो सीजीएम में या पीएस बनकर थाना से वो सीजीएम में जाता था। तो वहां पे मेरी पोस्टिंग थी 1.5 साल करीब वहां। तो एक कहिए कि बीपीएससी जुडिशियरी कंप्लीट ना करते हुए भी जी नॉमिनेटेड बार से नॉमिनेटेड एडवोकेट जो जाते हैं जुडिशियरी में, उसका जी तजुर्बा मुझे जी। पिछले 17 साल तक मिला। लेकिन मेरी माँ उसके बाद फर्स्ट हार्ट अटैक आया उनको 15 में, सेकंड हार्ट अटैक आया 17 में। उसके बाद वो फिजिकली इतनी अनफिट हो गई कि हम्म, मुझे लीव विदाउट पेमेंट लेना पड़ा। और हाँ, पिछले 7 साल से मैंने वकालत और जुडिशियरी के सारे काम से अपने आप को अलग करके 24 घंटे माँ के साथ उनको उठाना बैठाना सुलाना देखना खाना पिलाना ये सब करने में मैंने अपने आप को लगाया। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि इनके इस एज में कोई बहुत ज्यादा आप हम्म, 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 प्लान नहीं कर सकते ऑपरेशन वगैरह के लिए, हार्ट जी में जी चूंकि मोर देन 90% है। जी अभी 26 जनवरी को, चूंकि वो फ्रीडम फाइटर थी मेरी मम्मी मेरे पापा भी, तो देखिए कि वो खुदा के पास जाने का रास्ता और दिन भी ऐसा उन्होंने तय किया। 26 जनवरी को हर बार उनके हाथ से झंडा फहरवाया जाता था। जी जी ठीक जी। उसी वक्त फोन आया और मेरे ऑनरेबल एसपी साहब पूर्णिया एसपी साहब के यहाँ से फोन आया कि बबीता चौधरी को सम्मानित किया जा रहा, प्रशस्ति पत्र लेने के लिए आइए। उस वाह। वक्त मेरी मेरी गोद में अंतिम सांस ले रही थी। सुनने के बाद बोली कि तुम जाओ, हमारे यहाँ ओहो। बिहार में पूर्णिया में अंगिका भाषा में बात होती है, हाँ तो जो जाके सम्मान ले। लेकिन मेरा हार्ट अलाउ नहीं किया। मैंने कहा नहीं माँ, अभी आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। हाँ तो हाँ उन्होंने कहा कि चाय पिला दो मुझे और तुम चले जाओ, डॉक्टर साहब को बोलो कोई दवा होगी तो दे दे। चाय पी हाँ। ली। दवाई उन्होंने जो कहा जीभ के नीचे मैंने आइसोडिल डाला, तो उन्होंने कहा कि अब ठीक लग रहा, मुझे सुला दो और तुम जाओ। सुलाने के अरे, बाद मैं फोन उठाई तो पता चला कि वो मेरी गोद से बिस्तर पर सोई, तो वो हमेशा के लिए सो गई, पता नहीं वाह। चला चली गई। एक माँ की ममता क्या है, कमाल की। अंतिम समय जी, अंतिम समय तक उन्होंने ये मुझे एहसास दिलाया कि नहीं, तुम्हारे आगे तुम्हारी दुनिया है, तुम अपनी सही बात। दुनिया को मेरे साथ क्यों समेट रही हो, मेरी बहुत बढ़िया। देखभाल के बाद भी तुम्हारी दुनिया आगे है, तुम जाओ। और ऐसे ही माता पिता से प्रेरणा मिलने के चलते मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी संघर्ष को संघर्ष नहीं महसूस किया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जिंदगी है और जिंदगी इसी का नाम है। नहीं, आपने इतनी सेवा की है और इतना परिश्रम किया है, तो आपको जरूर ऊपर वाला आपके ऊपर खुशी बरसाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा बरसा, मैं खुशी बरसाएगा, क्योंकि आपको जरूर देगा। अच्छा बबीता जी, एक बात बताइए, इतनी सारी आपने चुनौती देख कर भी आप जी अपनी आप हटे नहीं। यही तो। तो आपने ये वकालत करते करते आपका कौन सा एक बेहतरीन केस था जो आपके दिल को छू गया होगा? संक्षेप से कह दीजिए कुछ, जो आपको मतलब जो दिल और दिमाग को छू गया, जैसे हार्ट टू हार्ट, मतलब कि दिल से दिल की बात हो रही है, तो उसमें आप जरा थोड़ा सा बताएंगे अगर आपको। जी, ऐसे तो बहुत केसेस आए सर, बहुत केसेस ऐसे आते हैं। और है कि डीएलएसी जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके तहत एक डिफेंस पैनल एडवोकेट का होता है। वहाँ ऐसे केसेस मिलते हैं जो हम्म जेल में प्रिजनर्स हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, हम्म जिनका कोई केस लड़ने वाला नहीं है। हम्म उनको ये हम्म पता भी नहीं होता कि मेरे ऊपर चार्जेस क्या लगे, हम्म क्यों मैं अंदर आया और कब मैं बाहर जाऊंगा।
तो मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे केस आए, एक दो आपने कहा तो मैं बताऊं आपको। हम्म, उन दिनों मैंने शुरू ही किया था वकालत। जी और मैं ग्रेटर कैलाश 126 सेक्टर में मेरा एक एनजीओ था, एकॉर्ड, जी 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 ACOR, एशियन सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी जी वहाँ पे हमारे यहाँ एक उमा भारद्वाज थी, वो विमेन रिसोर्स इंचार्ज हुआ करती थी, वो जी पत्नी थी मेनका गांधी के सेक्रेटरी की पत्नी। जी उसी समय में दूसरे एक एनजीओ में भी मैं काम करती थी, दोनों में करती थी, वो नेल्सन मंडेला रोड में था, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। जी जी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वहाँ जी विद्युत मोहंती मेरी सीनियर थी, वो चूंकि इकोनॉमिस्ट थी तो मैं उनके साथ करती थी। जी और पैरालीगल लिटरेसी इन वुमेन, डिमिस्टिफाइंग लॉ, ये हमारा चैप्टर हुआ करता था, जी जी जहाँ रानी जेठमलानी और उनके जूनियर्स के साथ हम लोग का सेशन जी होता था। तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया था, जब ऑनरेबल किरण बेदी मैम तिहाड़ जेल में आईजी हुआ हाँ करती थी हाँ हाँ हाँ, और उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, तो मेरा सौभाग्य है कि उस वक्त मुझे किरण बेदी मैम के साथ काम करने का मौका मिला था इन दो हम्म एनजीओ के माध्यम से, हम्म एकॉर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। उन लोगों ने महिला प्रिजनर्स के लिए जो किरण बेदी मैम ने काम किया था, रिहैबिलिटेशन फॉर प्रिजनर्स, उसके बारे में मुझे बताया था कि पूर्णिया जेल जब तुम वापस जाओ तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के जेल में महिलाओं की क्या स्थिति है वो वाह देखो। और वहां से वो लोग आए थे, वहां से पूर्णिया वो आए थे, और पूर्णिया में उमा भारद्वाज मैम बहुत दिन ठहरी थी। तो मैंने एक केस देखा वहां, एक जी ऐसी महिला अरेस्ट होकर आई थी सर, जो जी प्रेग्नेंट, ओहो और प्रेगनेंसी के दरमियान उसकी अरेस्टिंग हुई, और मैं सेक्शंस में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो डिटेल हो जाएगा। जी उसकी ये स्थिति थी कि जस्ट 1.5 महीने बाद वो प्रेग्नेंट थी, और 1.5 महीने बाद उसकी डिलीवरी का डेट था। जी जी और जब हम लोग महिला प्रिजनर्स को विजिट करने के लिए जेल गए तो उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि उस वक्त पूर्णिया जेल में सिर्फ 14 प्रिजनर्स की स्टेबिलिटी थी हम्म रिकॉर्ड में, और लोग वहां रहते थे कभी 56, कभी 100, कभी 82, इस तरह से। तो जी वहां की स्थिति ऐसी थी जैसे कि इंसान नहीं जानवर रह रहे हो। हाँ हाँ उसी स्थिति में वहां पे जेल में ही उसकी डिलीवरी जेल के डॉक्टर से करवाई गई। जी और उस बच्चे को फीड कौन करे, क्योंकि वो महिला अपने फैमिली लाइफ में इतना परेशान थी, उसको गलत ट्रैप किया गया था, उसको फंसाया गया था। बाद हम्म में वो एक्विटल भी हो गई, और पता चला कि हाँ वो केस फॉल्स था, जिस केस में उसको प्लांट किया गया था विक्टिम को। लेकिन एक्विटल से पहले जब उसकी डिलीवरी हुई तो उस वक्त ये स्थिति हो गई थी कि बच्चे को फीड कैसे किया जाए, क्योंकि वो बहुत मेंटल टेंशन में रह रही थी, उसको हाँ खुद माँ को पता था कि सर कि मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया। सारे रिलेटिव्स की बातें दिमाग में घूमती थी, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग की स्थिति उसकी फिजियोलॉजी में नहीं रह गई थी। हम्म, और न्यूली बॉर्न बेबी को आप इमेजिन कर सकते हैं कि विमेन प्रिजनर के रूप में अगर कोई मदर हो तो उस न्यूली बॉर्न बेबी की क्या स्थिति होगी। जी वो विल बिल्कुल टेक। तो मेरे अंदर उस वक्त एक जोश था कि मैं आईपीएस नहीं बन सकी, लेकिन मुझे किरण बेदी मैम ने तिहाड़ में दिखाया है कि महिला प्रिजनर्स को उन्होंने कैसे रिहेबिलिटेट किया था। तो मैं कभी जेलर के पास जाऊं, कभी डीएम के पास जाऊं, कभी एसपी के पास जाऊं, कभी जेल के डॉक्टर के पास जाऊं। तो बगल में एक गाय की मैंने व्यवस्था करवाई, जी जेल के बाहर से वो गाय का दूध आता था, वो बच्चा पीता था, उस तरह से उसकी देखभाल होती थी। और हाँ, उसके बाद हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन जो हमारे डीजी थे, ओहो कोई ठाकुर साहब थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, खैर आइए बहुत बड़ा बीके काम था ठाकुर जज साहब थे। उस समय हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उस महिला को एक्विटल कराया, उसके मेरिट पे, केस के मेरिट पे। ये हम्म, नहीं कि हाँ कुछ हम लोगों ने ये सोचा कि चलो जस्टिस इज ऑलवेज मिंगल विथ मर्सी, तो दया कर दो और निकाल दो, नहीं। मेरिट पे वो निकली बाहर। उसकी जब वो निकली तो वो अपने बच्चे के साथ कोर्ट में आकर हम लोगों से और जज साहब से इस तरह से मिली सर कि लगा जैसे कि वो न्याय के मंदिर में ईश्वर के सामने आके नतमस्तक होके रो रही है। वो वाह दृश्य आपने पूछा कि अपनी जिंदगी का कुछ ऐसा बताइए कि दिल को छू जाए, हाँ आज तक मुझे नहीं भूलता।
ऐसी भी स्थिति होती है सर कि केसेस एकदम से फॉल्स होते हैं और लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो हाँ हाँ जाती है। हाँ हाँ। इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जहां तक कोशिश हो सके इन डेप्थ जाकर देखना चाहिए और जस्टिस देना चाहिए। इस हाँ पेशे को हाउ टू अर्न नहीं बनाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अगर नहीं आप वो 10 केस में किसी को जस्टिस दिलाते हैं और एकदम से सही, तो लगता है कि नेचुरल जस्टिस करने ऊपर जो बैठा उसने आपको धरती पे भेजा था जिस काम के लिए, आपने जस्टिफाई किया। नहीं, ये तो देखिए एक जाहिर है कि देखिए जस्टिस में होता जस्टिस दें, मगर जस्टिस विथ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ। और जितना हम्म। जितना मतलब आप जल्दी करें उसको और उसको मतलब सुलझाने की कोशिश करें तो अच्छा ही रहेगा, मगर इस पे पता नहीं चलता कि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट विद इन क्या है, कौन सा AIR निकाल रहे हैं, कौन सा क्या निकाल रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लॉज जो हैं बेस्ड ऑन ब्रिटिश लॉज हैं। और उस उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, और उसी के हिसाब से 1959 में ऐसा हुआ था, 1960 में ऐसा हुआ है। और ये थोड़ी सी मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है जिसको आपको लेना पड़ेगा बबीता जी। और इसको जी आपको जी। इसके बारे में आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे हमारा और एक यही वजह है ना सर, अभी जो अमेंडमेंट आया, जो लोग कह रहे हैं कि किसी गवर्नर से हम लोग को मतलब नहीं होता, देश में जो भी सरकार चलती हो, लेकिन हाँ इस हाँ सरकार ने कानून व्यवस्था को बदला है, न्याय संहिता नई आई है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग अंग्रेज के समय के CRPC, IPC और CPC को ढो रहे थे, एविडेंस एक्ट को ढो रहे थे, जिस वजह से जो अभी आपने जो बात कही कि जस्टिस में देर होती है तो कोई मायने नहीं रह जाता है, हाँ 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 उसमें सुधार करने के ख्याल से ही ना हमारे जो भी वो कानून के ज्ञाता लोग हैं, उन्होंने हमेशा संशोधन किया है संविधान में, हाँ हाँ न्याय हाँ हाँ संहिता में, हाँ ताकि जो लैचेज हैं, जो लैकुना सामने आ रहा है, जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं समय से जस्टिस, वो किया जाए। इसलिए ये परिवर्तन हुआ जो अभी जुलाई में अब लागू होने वाला है, नए न्याय संहिता की तरह से सेक्शंस बदल जाएंगे, प्रोविजंस बदल जाएंगे। तो परिवर्तन के साथ में तो होना चाहिए, बहुत पुरानी पुरातन चीजों को लेके चलेंगे तो थोड़ी परेशानी तो होगी। देखिए माफी चाहता हूँ आपसे मैं। देखिए हम्म। अगर हर एक कहते हैं आपका जो है कानून धाराओं पे चलता है, तो फिर जब आप पढ़ते हैं कानून के बारे में तो दिल और दिमाग आप कहाँ छोड़ के आते हैं? किताबों में, या हिसाबों में, या बहारों में? ये आपसे अजीब से मैं एकदम से मेरा ख्याल आया, मतलब तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। बुरा मत मानिएगा गीता जी। नहीं सर, बुरा मानने की तो कोई हर बात एक नहीं। चीज अगर आपके दौर कानून जो है किताबों में है, तो फिर दिल और दिमाग क्या हिसाब करेगा? दिल और दिमाग से तो पढ़ाई होती है। किताब कुछ भी है तो प्रिंटेड चीज है, दिल और दिमाग वो जागृत है, लाइव है, जैसे अभी हमारा सेशन लाइव चल रहा है। तो जी जो जी हम फील करेंगे, जी बेहतर करेंगे, क्योंकि जी मेरे सामने की चीजों को हम अपने ज्ञान चक्षु और अपने दृष्टि के चक्षु से देखकर फिर जी जस्टिफाई करेंगे। और जी उसको उसके प्लेसमेंट के लिए रास्ता ढूंढना है तो किताब ऑब्वियसली है, आप रास्ता उसे ढूंढ लीजिए। हाँ हर चीज बुक से ढूंढिएगा तो वो तो कृत्रिम हो जाएगा। जी फिर जो मेरी अपनी सोच है, क्योंकि फिर मानवता की जो गहराई तक उतर के सोचने वाली बात होगी वो बुक्स से नहीं मिल सकती है। वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, किताबी ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक बुद्धिजीवी हैं और जीवित हैं, जीवंत विचारों के द्वारा सोचते हैं, तो वो ज्यादा गहरा असर करेगा और मेरे हिसाब से वो ज्यादा 100% वो सत्य तक पहुंचेगा। जी रास्ते हमें वो मिलेंगे जो रास्ते हमारे लिए बनाए गए हैं। जी जी जी। एक चीज और है सर कि मैं थोड़ा सा जी कहा जी, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए फिर मैं। आपके बारे में जानना चाहूंगी। सुबह मेरी जब आपसे बात हुई थी और मुझे मालूम हुआ हाँ, था कि आप मैं मुझे बारे में मैं आपसे कुछ अच्छा ठीक है। मैं एक ग्रेजुएट हूँ चाइनीज लैंग्वेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हम्म, इंटरनेशनल स्टडीज में किया है JNU से। और बाकी बहुत कुछ सीखा है जिंदगी के पन्नों से, ठोकरों से समझिए, और काम करने से बहुत कुछ सीखा है। और कहते हैं अब ये मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि मैं आपसे आके मिला हूँ, पूछ रहा हूँ, और आपने इतना वक्त दिया है मुझे। तो और कुछ आप पूछना चाहेंगे? चाइनीज लैंग्वेज मेरी स्पेशलिटी है,
मैं पढ़ाता हूँ। चाइनीज लैंग्वेज तो बहुत अच्छी से मुझे मिली, मैं सीखूंगी आपसे। जी आपने सुबह मुझे बताया था, मैं उस बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि कभी किसी समय में कटिहार जुरिस्डिक्शन में आपके पापा जी एज अ डिस्ट्रिक्ट जज पोस्टेड थे। जी थे। क्योंकि मैं पूर्णिया पूर्णिया से रिलेटेड हूँ, इसलिए मैं जी चाहूंगी जी कि जी थोड़ा जी। सा आप इम्फेसिस डालिए उस पर, ताकि बहुत लोग जान रहे होंगे उनके जजशिप के टाइम नहीं, को। वो अब प्यारे हो गए हैं ऊपर अल्लाह बाग में को। वो थे वहाँ पे, SII था, डिस्ट्रिक्ट जज थे, 3-4 साल रहे, फिर उनको मेरे ख्याल जालंधर या कहीं और भेज दिया गया। एक और जगह है, मैं याद नहीं आ रही है। फिर वो इधर उधर घूमते रहे, जी, और उनका कहते हैं उनको, अब हाई कोर्ट का वो नहीं दर्जा मिल पाया, क्योंकि वो जो CJI थे बसाक, आपको याद है बसाक? जी जी, जमुना हाँ प्रसाद बसाक। हाँ, तो उन्हीं के खिलाफ उन्होंने केस लड़ा, और केस लड़ा था प्रशांत भूषण ने। अच्छा अच्छा। प्रशांत भूषण लड़ा था, और सिर्फ 1 रुपए की फीस। अभी 1998 की बात है, 1989 की बात है। तो हम गए थे, तो फिर वो एक ही हियरिंग में सब खत्म हो गया। हम्म। एक ही हियरिंग में उन्होंने, काफी क्लैरिटी थी, और एक ही हियरिंग में खत्म हो गया। और इनको जो, देखिए रिटायरमेंट का कोई रोक नहीं सकता है, रिटायरमेंट का टाइम होता है, मगर जी जी। जो उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे वो सारे बेनिफिट्स। फिर ये वाह। एडवाइजर टू द गवर्नर थे, चेयरमैन उसका कहते हैं आपका। गेट खोल दे, आपको जी। याद हो नहीं। तो अ, एक हाँ, क्या होता काम है, करो तो काम। एक होता है बसाक साहब, ऑनरेबल बसाक साहब का नाम आपने लिया तो मुझे याद आया, उनके हाँ समय में एक जस्टिस हुआ करते थे आफ्ताब आलम, ऑनरेबल आफ्ताब जी आलम। और जी जब चीफ जस्टिस थे बसाक साहब, तो जी हमारे पूर्णिया के लॉ कॉलेज में बहुत सारे फंक्शंस होते थे। मैं जी उस समय फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। जी तो उस वक्त एक मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ करता था, अभी भी जी होता है शायद। जी। उसमें जस्टिस बसाक ऑनरेबल सर के हाथ से मुझे गोल्ड मेडल मिला था, द वाह। बेस्ट स्पीकर ऑफ बिहार। जी वाह। उसमें इस जैसे आपने अभी पूछा कि कोई एक केस बताइए, तो हाँ, उसमें होता था कि एक्सटेम्पोर एक क्रिटिकल केस लाके दिया जाता था जी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के सामने, जी 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 और आपको फॉर और अगेंस्ट में बहस करना, जस्ट लाइक कहा जाता था कि यू हैव टू इमेजिन कि आप एडवोकेट बन गए तो आप कैसे बहस करोगे। जी 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 जी। तो पहले तो बड़ा नर्वसनेस होता था कि अरे, पहले तो कॉलेज में हुआ, कॉलेज से सेलेक्ट हुए तो यूनिवर्सिटी, 14 या 17 कॉलेजेस, एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट हुए तो बार काउंसिल, जस्टिस के सामने तो लगता था कि बन जाएगी, कैसे बोलूंगी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, ये नहीं, बेस्ट ऊपर स्पीकर वाला। का हाँ। एक मिला। तो आज तक वो गोल्ड मेडल मैं अपने बच्चे को दिखाती हूँ तो बोलते हैं कि मम्मी सचमुच का है कि बाजार से ले रही हो। नहीं, वो तो उन लोग को सचमुच है। लगता है कि आजकल नहीं, वो मम्मी तो जिस तरह सचमुच से घर में काम करती है तो पता नहीं गई होगी कि नहीं, है। मिला हाँ होगा कि हाँ नहीं। हाँ 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 हाँ। तो अब आपको कुछ संक्षेप में मालूम हो गया हमारे बारे में। और जी। हालांकि मैं खुद फैमिली में नहीं हूँ, फैमिली में नहीं हूँ। आपके बारे में खास तौर से इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि सुबह आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। नहीं, मुझे बहुत लगा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, भी आपका बड़ापन है। हाँ। और कहते हैं, तो यही मैं अभी पूछ रहा था कि इसका अक्सर अक्सर ये हो जाता है, माइंड ओवर मैटर और हार्ट ओवर माइंड, जो भी हो जाता है ये केसेस में। और इन चीज़ों में मैं देखता हूँ कि अक्सर क्या कहते हैं, माइंड माइंड सेट जो होता है, डज इट जी। हैव टू मैच विद द फाइनल अथॉरिटी, जो जज साहब है उनके साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना माइंड सेट होता है, और उनका अपना वो होता है। मगर मेरे ख्याल जैसे आप लोग प्रेजेंट करते हैं केस, और जैसे आप लोग आर्ग्यू करते हैं, उससे बहुत कुछ जो प्रभाव होता है, और जो होता है हाँ, कहते हैं। तो निश्चित। यही मैं पूछ रहा था कि ये एक कला है और एक अदा है, जो हर एक पे नहीं होती है। और सही कहा आपने सर, सबसे नहीं होता है क्योंकि बार में भी हम लोग देखते हैं ना, किसी के बहस को सुनने में इतना मन लगता है सर कि जी जी। खुद का काम अगर हैम्पर भी हो रहा हो तो नहीं जाने की इच्छा होती है। हाँ हाँ सुनते भी हैं तो मालूम होता है कि पहले सीनियर फलाने का आज बहस है तो हम लोग रुक जाते हैं, जी क्योंकि जी वो एक टेक्निक, एक फ्लो कहीं ना कहीं अंदर से आता है।
जी जी। एक्सटेम्पोर वो बोलते हैं, प्लेसमेंट उनका होता है, और वो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा सिनेरियो उनके दिमाग में चल रहा हो। हाँ। उसके लिए उनको एफआईआर देखने की जरूरत नहीं है, फाइल्स देखने की जरूरत नहीं है। तो वो हाँ हाँ सही बात है कि प्रोफेशन तो एक ही होता है, लेकिन हाँ। तरीके अलग होते जी हैं, हाँ, और वो क्योंकि ऊपर वाले की देन होती है। जी। और कैसे क्या करेगा, वो ऊपर वाले की देन है। उसके लिए कोई एलएलबी की डिग्री एक समानता नहीं ला सकती है। हाँ हाँ। सब लोग एक ही जगह से पास आउट होते हैं। आपने जेएनयू से बताया कि आपने वहां से लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज में किया। जी जी हमारे जी यहाँ एक जज, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के एक बेटे हैं, अरविंद सिन्हा, वो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, और हमारे यहाँ से अभी रिटायर हुए हैं वो। जी जी जी। वो जब इंग्लिश बोलते थे ना सर, तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, हैंड फोल्ड करके सुन रहे थे हाउ टू स्पीक। तो बाद में उनको पूछा हमने, तो बताया कि मैं जेएनयू का प्रोडक्ट हूँ, और इत्तेफाकन यहाँ पे ज्वाइन किया। मैंने ये नहीं सोचा था, मेरा कुछ एम और था, नहीं हुआ हाँ, तो चलो जो मिला। तो मैं उनको राखी बांधती थी, जी। और उनसे हमेशा मैं कोशिश करती थी कि जब भी फ्री टाइम हो जजशिप के काम से, तो कुछ सीखूं, बस यही तरीका। तो एक होता ना लेवल जेएनयू, तो लगता है कि हाँ समथिंग स्पेशल। नहीं, तो वो आपकी बात सही है, मगर जो जो दौर हमने देखा था और जो दौर अब देख रहे हैं और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अभी, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो अब हमारा उस फर्स्ट डेकेड था और हम लोग का बहुत 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 बढ़िया वक्त गुजरा, क्योंकि हम लोग में एक तो ये जैसे आप कह रही फ्रीडम फाइटर, हम लोग ने गुरगुट्टी की लड़ाई लड़ी। हाँ। और मेनका जी भी हमारे साथ ही थी, सीनियर थी एक बार, फिर वो भी उसी लेवल पे आ गई, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आ गई। फिर वहाँ पे वो तनाव चल रहा था, क्या कहते हैं, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तो बहू और सास। अच्छा, और पहले तो उन्होंने एनएचआई को काफी सपोर्ट किया, ये है वो है, उसके बाद वो अलग हो गई, सूर्या मैगजीन खोल ली, ये खोल लिया, तो फिर हर एक की मंजिल अलग अलग हो गई। तो वही है कि हम लोग ने भी, जैसे आपने कहा कि फ्रीडम फाइटिंग, थोड़ी बहुत हम लोग ने फायर फाइटिंग की है और देखा है कैसे क्या होता है। और वाकई में एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं, कहता हूँ जिंदगी का लेसन था, कैसे किससे कैसे बात करते, क्योंकि आप जानते थे उस टाइम पुलिस आके उठा लेती थी लोगों को बेवजह, किसी को चाहते हैं तो उसको उठा अभी लिया। भी तो सर है ना। अभी क्या कहा जाए, ये कन्हैया कुमार को लेके तो एक नई स्टोरी ही बनी रहती है जेएनयू में, हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। कन्हैया एक काबिल लड़का है, अगर आप उसको कहते हैं मनोज तिवारी नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो खैर लालू यादव नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और है बड़ा काबिल आदमी का। और दो और अपने घुसे हुए हैं, शरजील इमाम और एक और बच्चा है, दोनों बिहार के हैं, उनको भी बेल किसी हालत से नहीं मिल रही है। अब यह है कि बिहार के लोग आउटस्पोकन होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, और उनका माइंड बड़ा क्लियर होता है बात करने में, और किसी जी, चीज लेकिन को। लोग बोलते हैं कि एरोगेंट होते हैं, मैं नहीं मानती कि नहीं, ऐसे बिहार के ऐसे लोग ऐसे नहीं, arrogant ऐसी ऐसी बात, ये गलत बात है, अब माफ हैं। लोग कीजिए। बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं, बिहार वो में अच्छी वो तरह से, चीज है। वो अच्छी तरह से समझा देंगे, चमका देंगे, आदमी को मालूम नहीं चलेगा क्या हुआ, वो अब कैसा। मनीष कश्यप को देखिए, कि हाँ जिसको भी उठा के देख लीजिए आप, हाँ अपने जगह पे एक अलग छवि है। हाँ हाँ हाँ। जी आप जी। आलोचना भी नहीं कर सकते हैं, ना, आप क्योंकि नहीं कर सकते। वो अपनी जो बात रख रहे हैं वो उसकी जगह पे सही है, तो हम आप क्या बोल सकते हैं। जी जी। अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है कि हम किसी के तह में जाके किसी को उधेड़े, लेकिन जो जहाँ पे है वो वहाँ पे अपने पूरे जोश को दिखाते भी हैं, और वो उसको क्या कहें, जस्टिफाई भी करते हैं। हाँ हाँ। हमें हमारे बिहार से तो बहुत प्यार है। नहीं, तो हम कब कह रहे हैं कि ये है एक बड़ी सरगेम, देखिए हमारा आपसे इस जगह से बचपन से हमारा वो है, हमने उस लेवल पे देखा है, जब यहाँ पे एक नैरो गेज पे चलती थी गाड़ी और हम आते थे इतना ठोरी से नरकटियागंज, या और कई बार इतना ठोरी से पैदल जाते थे नरकटियागंज, तो उसमें कोस अच्छा में अच्छा। नापा जाता था। हाँ और कोस में। कोस पे जितना कोस है वो जमाना, वो कहते बच्चे थे, ये थे, तो हम लोग चले जाते थे कहीं पे भी। और बैलगाड़ी में भी सफर किया है,
उसमें। बैलगाड़ी में मैंने भी बहुत सफर किया है, बैल हाँ हाँ चलाया भी मैंने। हाँ। तो वो हम जानते हैं। और उस टाइम वो देखिए ये पंखे एक भी नहीं चाबुक होते थे। में आता था, हम लोग बैठते पंखे भी, थे। ये सीलिंग फैन भी नहीं देखे हमने। वो पुराना वो पंखा होता था, याद है आपको? लंबा सा जी। हाँ और उसको और हिलाते थे नीचे से हाँ, लोग। हाथ से या तो वो, रस्सी लगी या होती तो थी। आपके कहते हैं वो अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे बांध के वो करता जा रहे हो। हैं और ऊपर से वो हवा आ रही है ऊपर हाँ, से। तो हमने बहुत अच्छे देखे, बहुत बढ़िया मतलब ये है। और अब तो शायद। अभी कोरोना ने बता दिया कि वही दिन अच्छे थे, और अभी भी गांव में जाइए, जी आम जी। के पेड़ के नीचे मचान पे सोइए, वो वाली हवा आपको शहर के एसी की हवा से मतलब 10 गुना ज्यादा अच्छा है वो। अरे छप्पर में अभी भी इतना मजा गांव के आता था सोने बगीचे में। की शहर। छप्पर में, वो छप्पर होता था ना भूसा का, और उसमें जी, गर्मी नहीं मोड़ के नहीं ऐसे लगती थी। हिला दीजिए। हाँ हाँ। तो अब आप एसी में भी सोई तो आपको बेचैनी होती है, नजला हो जाता है, कितनी ये हो जगह जाता पे एसी, कितनी जगह पे, दो है। हाँ रूम 4 रूम 10 बरामदे पार करिए, फिर कहाँ एसी। हाँ। सिर्फ फिर आप, एसी लेके रहना नहीं है। हाँ फिर आपको नेचुरल उसमें जाना पड़ेगा। तो ये मेरा इसलिए ताल्लुक आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो हमारे पिताजी वहीं पे थे, और उन्होंने काफी कुछ देखा, काफी कुछ। नरकटियागंज एक छोटा सा पटना, शहर होता था। पटना या भागलपुर से भी आपका कोई संबंध है ना सर? हाँ हाँ। पटना या भागलपुर से? जी। नरकटियागंज जो आप देखे अभी में बहुत अंतर है, बहुत रोडवेज बहुत अच्छा हो गया है। हाँ हाँ हाँ। अब कोई और एक परेशानी, वहाँ व्हीकल्स पे, के लिए भी कोई परेशानी वहाँ नहीं है। पे एक होते थे राटा बाबू, अभी पता नहीं क्या कहलाते हैं राटा बाबू वहाँ पे उस टाइम। बहुत रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन थे। और एक ही उनका हॉल होता था हम्म। स्टेशन के बाजू में। खैर हम लोग बहुत छोटे थे। और अभी पूर्णिया के व्यूअर्स अगर देख रहे होंगे तो वो जरूर कभी न कभी 2 एक दिन में मेरे को फोन करके बताएंगे कि उनके बारे में आपने कहा था। मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई वो देख नहीं, रहे होंगे तो जरूर। फिर देखिए बाद में भी जब मैं अगर रिकॉर्डेड प्रोग्राम भेजूंगी तो लोग जरूर बताएंगे कि हाँ, हॉल कौन सा नहीं तो था। जैसे आज आज उनकी बात हो रही पप्पू साहब की। हाँ, पप्पू यादव जी की। सही आपने बोला कि बच्चे बड़ों को जब नचाते हैं तो उस वक्त पद सामने नहीं होता है, रिश्ते हाँ सामने वो होते हमारे साथ थे, अब बता रहे चेन्नई हम लोग जा रहे थे 2020 में। तो उनकी छोटी बेटी ने उनको ऐसा डिसिप्लिन कर रखा था कि मालूम नहीं चल रहा था कि वो वही इंसान है। तो हमने कहा भाई साहब आपके बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। कहते हैं हाँ अच्छी बातें सुनी है, मगर ये देखिए इसने हमको कैसा कर दिया है। तो, बचपन हम लोगों ने देखा अपने ऑनरेबल सांसद का, पप्पू यादव जी का, जी कि वो पुआल के ढेर पर से कूदते रहते थे। उनके हाँ पापा हाँ। जी आनंद मार्गी थे। तो जी बहुत जी। सात्विक विचार से हाँ हाँ उनका हाँ। बचपन बीता है, बहुत सात्विक विचार में बचपन बीता है। और आज ये जना का प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोग हर चीज डिस्कस कर सकते हैं, और हर तरीके की बात आपसे हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं अब सर ऐसा है, आप आपसे माफी चाहूंगा मैं। देखिए जी, 6 मिनट हैं, तो आप 6 मिनट में मुझे बता दीजिए कि वकालत की इन्स एंड आउट्स, और क्या फायदे होते हैं बच्चों के लिए, क्या मैसेज, जनता जागरूक में क्या मैसेज है। आजकल की बच्चे जो हैं वो मेडिकल और उसमें जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं। हर एक, जहाँ पत्थर मारो तो इंजीनियर या वो होता है। वकालत में जाएं, प्रैक्टिस करें। एक वकालत भी बहुत अच्छी और कहते हैं रिस्पेक्टेबल जी, प्रोफेशन है। मैं तो कहना तो मैं, चाहूंगी सर कि आप जरा बताइए आपका एक्सपीरियंस के पास बावजूद, और बच्चों को जरा इंकरेज कीजिए कि भाई लॉ क्यों नहीं। सर मैं तो ये कहूंगी कि वकालत को आप पेशे के रूप में ना भी अगर स्वीकार करें, हम्म, लेकिन वकालत हर किसी को आनी चाहिए। हम्म, क्योंकि नेचुरल जस्टिस से आपके जीवन का जो ताल्लुक है, उसको हम्म, अगर आप तारतम्य बना के इक्वेशन बैलेंस करके अपनी जिंदगी की आप चलना चाहते हैं, तो आपको वो लॉ आना चाहिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है एज अ सिविलियन। जी आप जी। इंडियन हो या आप किसी भी देश के सिविलियन हो, एज अ सिविलियन आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बात की जानकारी बहुत ज़रूरी है जो आपको वकालत के ही पढ़ाई से मिलेगी। और आप उसकी डिग्री अलग से साइड से ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक एजुकेशन में आपका वो समय जाए। आप हाँ एकेडमिक एजुकेशन कुछ भी कर रहे हैं, अलग से भी आप डिग्री ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और जी एज अ प्रोफेशन अगर आप उसमें आते हैं तो आजकल के समय में वकालत बहुत अर्न करवाता है।
हमारे वक्त में वो चीज नहीं थी। अभी देख लीजिए, अच्छे अच्छे कॉरपोरेशन में आप चले जाइए, कॉरपोरेट हाँ सेक्टर्स में चले जाइए, इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी जो आपको कॉरपोरेट में मिलेगी। आज सही क्यों बात। एग्जाम्स दिए जा रहे हैं? पहले तो एलएलबी पास आउट होना था और वकालत करना था, अब उसको कितने सारे टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। जी हाँ। अमेंडमेंट जो हो रहा है एलएलबी डिग्री के बाद से प्रोफेशन में एंटर करने के बीच में, जो बैरियर्स के रूप में आ रहा है अमेंडमेंट, आप हम्म, क्लैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम्म, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। हम्म, आपको लाओ की जानकारी की यूटिलिटी बढ़ रही है, तो आपको उसमें जाने के लिए टफेस्ट एग्जाम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं, तो जी बहुत जी। फ्रूटफुल है। और आपको अर्न करने के लिए तो कॉर्पोरेट सेक्शन छोड़ दीजिए, आपकी खुद की प्रैक्टिस, लोग इतने परेशान हैं। क्योंकि अभी जो परेशानी है, पहले होता था हम लोग के जमाने में अदालती फौजदारी, दो चीज लोग पूछ लेते थे कि कौन केस है, अदालती है फौजदारी है। अब तो हर मामले केस बन रहे हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन के साथ केस है, आपको किसी डिपार्टमेंट में, बैंक में, हर जगह परेशानी परेशानी है। तो हाँ, उन परेशानियों को अगर आप खुद से सॉल्व कर सके, खुद की जानकारी हो, तो यू हैव टू प्लीड फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, बिल्कुल देन फॉर बिल्कुल। सोसाइटी, देन फॉर नेशन। जी तो हाँ ये जी तो हाँ, ये बहुत तो अच्छी चीज है। मैं तो कहूंगी कि आप या तो वकालत को पेशे के रूप में अपनाइए, या दूसरे पेशे में रहते हुए भी कानून की जानकारी निश्चित रखिए। पता चलेगा कि पर्सनैलिटी मेकिंग होती है हाँ। और मेंटल ब्लॉक खुलता है आपका। बिल्कुल सही आपको बबीता जी। एक चीज जी कहना चाहूंगा आपसे, अगर जी आपको मौका मिले तो आप एक लॉ इंस्टीट्यूट खोलेंगे पूर्णिया में? जी हाँ, क्यों नहीं। यहाँ बहुत सारे लर्नेड लॉयर्स चाहते हैं कि मिलके करें, हाँ और मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित खोलूंगी। बल्कि हाँ मैं हाँ चाह भी रही हूँ मेरी मम्मी पापा के जाने के बाद कि हाँ। उनके नाम पर कुछ जो प्रॉपर्टीज है, एसेट्स हैं, उनको हम अपने काम में यूज ना करके इस तरह का कोई चीज खोलें, इसकी कोई देखिए ट्रस्ट बनाए। एक परंपरा होगी आपकी। जी वालिद साहब आपके थे, आपकी जी, वालदा कल को साहब। हम न रहे तो भी वो नाम जिंदा रहे, मदर हाँ फादर का एक नाम जिंदा रहे, और उससे सोसाइटी के लोगों को फायदा होता रहे। हाँ हाँ हाँ। रोजी तो रोटी तो दे के ऊपर से लोग भेजते ही ये हैं, ऊपर वाले भेजते हैं, हाँ, उसके लिए जिसने हमको। चोट खोली वो खाना डालेगा। हम्म। ये बात है। और आज मगर फिर एक कभी चिंता मिसाल नहीं रहा। मिसाल बने तो आप यादगार हो जाती है। जी, तो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को करना चाहिए। इंसान बन के मतलब जीवन मिला है, पता नहीं दूसरी बार क्या हो ना हो। जी तो जी जी जी। चाहूंगी अगर ये मौका मिला जना की ओर से या कहीं से भी, तो मैं निश्चित करूंगी। नहीं बल्कि तो कोशिश कर भी रही हूँ। मेरे कुछ अपने कलीग्स हैं, एडवोकेट है, सुस्मिता है, हम लोग यहाँ पे वीरांगना क्लब बना के हाँ, विमेन एट्रोसिटीज पे काम करते हैं। हमारे एसपी साहब, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एसपी, उन्होंने एक परामर्श केंद्र खोला हुआ है जहाँ पे हनी पोस्ट पे रख के हम मेंबर जजेस सारे विमेन एट्रोसिटीज के केसेस को सॉल्व करते हैं, फैमिली को जोड़ते हैं। तो हाँ, ये सब चलता है। इस तरह के ये काम के बहुत लिए अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए, और इंस्टीट्यूट है नहीं। अगर मेरी सहायता कुछ हो लैंग्वेज की वजह से, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर हमको, आप जरूर बुलाइएगा। मैं सर इसमें अगर शब्द को हटा रही हूँ। हाँ हाँ। अच्छा। आपने कहा कि अगर मेरी आपकी तो आवश्यकता होगी होगी, मैं तो आपको बुलाऊंगी, जोड़ूंगी ही। और मैं कोशिश करूंगी कि अगर चाइनीज लैंग्वेज के ऑनलाइन क्लासेस आप देते होंगे, तो यहाँ के कुछ लोग अगर चाह रहे हैं बच्चे, तो हाँ आप हाँ। उनके साथ में। नहीं वो तो आपने हक बना दिया फिर मेरा। अरे वो ठीक है सर, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये दूसरी फैक्ट। चीज है कि किसी को अंग्रेजी की सहायता हो और चाइनीज भी होती है तो हम अ, लिखने पढ़ने में बुरे नहीं हैं, जरूर बता देंगे उसको कि आपके बच्चा बगल में अच्छा मेरी अच्छा फ्रेंड भी रहती है सर। अच्छा निकल जाए, बड़ी खुशी हो। गुड़गांव में मेरी रिश्तेदार, मेरी बहन भी रहती है, मेरी फ्रेंड भी रहती है। जी जी जी। कभी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद टेलीफोनिक बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी। नहीं नहीं, ये तो आप लोगों ने कमाल कर दिया है। आज देखिए सभी काफी लोग आए हैं, जैसे आपकी अ, वरेण्या वत्साई हैं, और गुंजन बेंगोली साहब आए हैं, और बीजेपी की सूरजमुखी उपाध्यक्ष प्रकाश हैं। और ममता सिंह, और एक और कई लोग आए भाई। उनकी बहुत बहुत शुक्रिया उनको कि जो इन्होंने वक्त निकाला, आए और सुनी हमारी बात, और जो भी था, और आप आई, ये सबसे बड़ी बात है। आपने जिन सबका नाम लिया ना, वो सारी यहाँ माइल स्टोन है।
ममता जी सिंह ओल्ड एज होम की कोऑर्डिनेटर हैं, गुंजा बेंगानी बिहार महिला बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी सोशल वर्कर है। इसी तरह से जो भी लोग होंगे जी सब सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इस तरह के ही लोग हैं। और जी मैं जी जी। चाहूंगी सर आप लोगों का साथ मिले, ताकि हम लोग जो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं ना या ना। बिहार लेवल पे कर रहे हैं, उसको हम लोग स्प्रेड आउट करें। नहीं सर, देखिए आप वो हर एक चीज हर एक लेवल पे काम करें, सफल हों और खुश रहें। यही है कि काम आपको आपको खुश रखना चाहिए, और आपके काम से दूसरे भी खुश हों, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो है कि कहते हैं, आज आपने वक्त निकाल दिया इतने सीरियस के इवेंट्स के होने के बाद भी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरा फैमिली भी बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है। और उम्मीद आपका भी है बहुत कि धन्यवाद सर कि हम लोग एक कतरा है, हाँ, अदना सा इंसान है, और हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने बोलने का समय दिया। ना ना आपका ये आपका बड़ापन है। और कहते हैं, उम्मीद है कि ये एक शो नहीं, और भी होंगे, और आप लोग सबसे फिर से बात होगी कई सिलसिलों में। अभी तो बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि और बहुत कुछ सीखना है आपसे, और आपसे पूछना है, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। अभी मेरा ख्याल है 1 घंटा हो गया है, तो जी, बहुत बहुत समय सीमा में बंधे हैं हम लोग। हाँ, तो भाई साहब भी थोड़े से समय के होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबको, भाई आप आए। आपका भी बहुत बहुत आप शुक्रिया सर। आप लोग। हर संडे जी हमारा होता है जूम मीटिंग 8 से 10, फ्रीडम फाइटर नॉमिनीज एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़ते हैं। जी 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 जी। तो यही होता है लास्ट में, जैसे आप बोल रहे हैं समय में बंध के हम लोगों को विदा होना है, वही होता है, बातें विदा खत्म नहीं विदा तो नहीं, होती, विदा तो नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्क्रीन से विदा विदा होके होते भी हैं। मिलते हैं। जी, और बस स्क्रीन से हम और लोग अलविदा करते हैं, और क्या, दिल से तो साथ रहते ही है। नहीं, और उम्मीद है कि आपकी यात्रा जहाँ पे जा रही है सफल हो, और आप सुरक्षित लौटे। बस सो यही है। मेनी थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन सर। आप एज अ एंकर आपने मुझे बोलने का और कोऑर्डिनेट करने का जो काम किया, वो बहुत अच्छा, और मुझे बहुत दिली खुशी हुई आपसे नहीं नहीं मिलके और इस प्लेटफॉर्म पे बोल के। नहीं, आपका ये आपका बड़ापन है मैडम, और आपने मुझे इतना वक्त दिया और इतना अच्छी बातें सुनाई और सिखाई। तो अभी राजीव भैया से कहते हैं कि भाई उनके आने से पहले वो कहते हैं कि टाइम हो गया है। तो, थोड़ा सा तो, शुरू में लग रहा था कि शायद नहीं नहीं, कनेक्ट हो ना ना, जाए। हमको हमको